हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज में क्वेश्चन पूछते हैं और कल का मेरा क्वेश्चन था कि क्रिकेट के बल्ले का अधिकतम लंबाई कितना हो सकता है। तो 38 इंच। कितना हो सकता है? 38 इंच। यानी जो क्रिकेट का बल्ला होता है यानी बैट जो होता है ना दोस्त, उसका अधिकतम लंबाई 38 इंच हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन टास्क देते हैं। होमवर्क में लुसेंट का था कि पर्यटक स्थल, ठीक है, उसमें पर्यटक स्थल में जो दिए थे उसको हम आज पूछेंगे टीम ए और टीम बी से, ठीक है। आप भी इसमें सम्मिलित होइए, आप भी अपना आंसर दीजिए। और भी घटना चक्र के बुकें चलती है यहाँ पर, घटना चक्र के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं प्रीवियस, वो सारा के सारा हम लोग कराते हैं इस क्विज में, ठीक है। बने रहिए। बताइए, बेलूर मठ बेलूर मठ किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। बेलूर मठ किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। किस जगह पर बाबू? तो कलकत्ता में। बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने 1887 में। कब? 1887 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ का स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किए थे। स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे? शिकागो, अमेरिका में। कहाँ पर? शिकागो, अमेरिका में गए थे। खुद ही कहते हैं प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। खुद ही कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब 12 अगस्त को ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है। खुद ही कहते स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हो गया। और सुनिएगा, आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद के वर्तमान नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। इलाहाबाद में ही आनंद भवन है। नहीं, आनंद भवन है ना, ये इलाहाबाद में ही है। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? इलाहाबाद में। यहीं पर किसने अपने आप से गोली मार लिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कब गोली मारा था? 1908 में। भगत सिंह की मृत्यु कब हुआ था? 1931 में। 1908 में चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कर लिया था कि गोली मार लिया था। खुदीराम बोस की फांसी की सजा ना हुई थी 1908 में। अल्फ्रेड पार्क में यहाँ पर मारा था ना, कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद। तो बताइए कि वह कब, आप लोग कमेंट में कीजिएगा दोस्त, ठीक है। और सुनिए, आनंद जो भवन है इलाहाबाद में, इसका स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1930 ईस्वी में। यानी 1930 में आनंद भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है बाबू? ऋषिकेश, उत्तराखंड में। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड में है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? चलिए दोस्त बताइए, शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसका निर्माण किसने करवाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के लिखे थे या रचना किए थे। और गीतांजलि के ही 1913 ईस्वी में उसी के लिए प्रथम ऐसे भारतीय थे। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज सर्वप्रथम किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 ईस्वी में। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए, ठीक है। W.B. येट्स ने गीतांजलि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक। आइए, तारापुर का मछली घर कहाँ स्थित है बाबू? मुंबई में। तारापुर का मछली घर कहाँ स्थित है? मुंबई में। मछली के याद देखकर क्या ख्याल है? मछली में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त? मछली में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। मछली में हार्ट चैम्बर 2 होता है। यानी हार्ट चैम्बर कहने का मतलब होता है कि उसके हृदय कोष्ठक यानी हृदय कक्षक की संख्या कितनी होती है? 2 होता है, ठीक है। किसमें? तो मछली में। मछली किसके द्वारा श्वसन करती हैं? गल्फर के द्वारा, या क्लोन के द्वारा भी त्वचा के माध्यम से भी वह श्वसन कर लेती हैं, ठीक है। अच्छा, वह पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को क्या करती हैं? उसी से अपना ऑक्सीजन
ले प्राप्त करती हैं। जैसे मछलियाँ क्या होता है कि बहुत अधिक गहराई में, ये भी क्वेश्चन पूछता है, मछली बहुत अधिक गहराई में ऑक्सीजन किससे प्राप्त करती हैं? तो जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन होता है ना, जल H2O होता है ना, जल का सूत्र, तो उसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है उससे क्या करती हैं कि अपना वह ऑक्सीजन का ग्रहण कर लेती हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं जल में घुलनशील ऑक्सीजन से। इसीलिए क्या होता है कि मछली मारने वाला मछली हिड़ता है ना, जैसे पानी हिड़ेगा, मिट्टी जितना ही मात्रा में घोलेगा तो मछलियाँ ऊपर की ओर आएगी, कहें कि ऑक्सीजन की मात्रा घटेगा, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगा तो श्वास से संबंधित प्रॉब्लम आएगा, और श्वास लेने के लिए वो क्या करेगी? ऊपर आएगी। श्वास लेने के लिए ऊपर आती है, तब तक ऊपर मौसा पकड़ लेते हैं। जो मछलियाँ पकड़ने वाला होता है वो ऐसे पकड़ लेता है, मछुआरा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है बाबू? साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण स्थापना महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में किए थे। कब? 1917 ईस्वी में। साबरमती ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। किस ओर? पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, आइए बताइए, प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ स्थित है? म्यूजियम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण जॉर्ज पंचम ने किया था। जॉर्ज पंचम ने किया था। ध्यान से सुनिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। जब जॉर्ज पंचम और मैरी आई मुंबई में तो गेटवे ऑफ इंडिया के माध्यम से उनका स्वागत किया गया। और उन्होंने क्या की कि जो भारत की राजधानी कोलकाता था, उन्होंने कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए घोषणा की। ठीक है, और बंगाल विभाजन को रद्द किया। बंगाल विभाजन को रद्द किया। तब पूछेगा कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में आया था। कोई दिक्कत? अच्छा, जो ये बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो 1911 में। कब? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। ठीक है। अच्छा, भारत का राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब घोषणा हुआ था स्थानांतरित करने के लिए? तो 1911 में। कब पूर्णतः बन गया था? 1912 ईस्वी में। कोई दिक्कत है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में। अब भारत की राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली 13 फरवरी 1931 को। भारत की राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली कब हुआ था? 13 फरवरी 1931 को। इसीलिए ये तो हो गया। 13 फरवरी को देख कर क्या ख्याल आया? 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। इसीलिए 13 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अब विश्व रेडियो दिवस भी कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हाँ, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इधर था ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क। इससे पहले, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में। कब? 1936 ईस्वी में। कोई दिक्कत? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, यानी पार्क है। समझ में आ गया ना? भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इसका वर्तमान में नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। यह पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। पूरा के पूरा साफ? कोई दिक्कत है? रफा सफा एकदम साफ। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण किसने करवाया था। आप कमेंट में बताइएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण किसने करवाया था। कमेंट में आप आंसर दीजिए। चलिए दोस्त, प्रिंस ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया। इंडिया गेट कहाँ स्थित है बाबू? नई दिल्ली में। इंडिया गेट नई दिल्ली में कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली में। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने करवाया था। ठीक। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। इसका भी निर्माण ब्रिटिश सरकार ने किया था। राष्ट्रपति भवन यानी लुटियंस ने इसका निर्माण किया था। वास्तुकार था कौन? लुटियंस। और लुटियंस किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का। लुटियंस फ्रांस का रहने वाला था। खुद ही कहते। अफगान चर्च कहाँ स्थित है बाबू? अफगान चर्च मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? शिवपुर कोलकाता में। बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? शिवपुर कोलकाता में स्थित है। बताइए सनसेट पॉइंट कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में ही सनसेट पॉइंट स्थित है। सनसेट माने क्या होता है? सूरज का डूबने वाला, सूर्यास्त। नहीं, अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। यह कैसी पर्वत है? तो यह एक वलित पर्वत है। भारत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। सतपुड़ा पर्वत के सबसे ऊंची चोटी का नाम? धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में। खुद ही कहते। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़। अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर। चलिए चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में, यानी चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में। इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। चार मीनार का निर्माण, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। अब बताइए हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। खुद ही कहते हैं। अच्छा जी बताइए कांचीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु में। यानी पल्लव वंश के शासक जो था, ठीक है, पल्लव वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने, सॉरी कौन सा पूछे हैं हम? कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण पल्लव शासक ने करवाया था। पल्लव शासक ने करवाया था। पल्लव की राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम में। अब पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु था। खुद ही कहते हैं। बताइए मान मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में मान मंदिर स्थित है। मान मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ही कौन सा? तो खजुराहो का मंदिर स्थित है। खजुराहो का मंदिर है, ठीक है। हाँ, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा, खजुराहो का मंदिर किस शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में निर्मित है खजुराहो का मंदिर। एलिफेंटा का जो मंदिर है ना, एलोरा और एलिफेंटा का मंदिर, तो एलिफेंटा के मंदिर जो है हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए है, जबकि एलोरा के मंदिर जो है ना, एलोरा के गुफा जो है, एलिफेंटा के गुफा हिंदू और बौद्ध के लिए है, जबकि एलोरा के गुफा हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए है। कोई दिक्कत है? पढ़े थे ना, हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए कौन सा है? एलोरा के गुफा। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। बहुत बढ़िया। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? पुरी उड़ीसा में। यानी कोणार्क मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। गंग वंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया था, नरसिंह देव प्रथम। गंग वंश का शासक था, ठीक है। कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा में है। नरसिंह देव प्रथम इसने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। अब ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जानते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। नहीं, आइए जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? पुरी उड़ीसा में। इसका निर्माण गंगा देव ने करवाया था। यानी जो जगन्नाथ मंदिर है वह पुरी उड़ीसा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गंगा देव ने। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने किया था। या खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों ने किया था। चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है? वेलूर में। यानी चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है? वेलूर पश्चिम बंगाल में। अच्छा जी, लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर कह देगा तो छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। यह तो फेमस क्वेश्चन है कि माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। इसका निर्माण बिमल शाह ने किया था। किसने? बिमल शाह ने किया था। ठीक। गोविंद देव का मंदिर कहाँ स्थित है बाबू?
वृंदावन उत्तर प्रदेश में। राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है? वृंदावन उत्तर प्रदेश में। अब बताइएगा आप, वृंदावन, क्वेश्चन है कि वृंदावन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वृंदावन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। वृंदावन राष्ट्रीय उद्यान यानी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। चलिए, गोविंद देव का मंदिर, गोविंद देव का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक, ये हो गया। विष्णुपद का मंदिर कहाँ स्थित है? गया बिहार में। रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था। हर मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? पटना बिहार में। महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने ही अमृतसर के जो हरमंदिर साहब के स्वर्ण मंदिर है ना, उस पर स्वर्ण परत यानी सोने का परत चढ़वाया था। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। हर मंदिर का निर्माण पटना में महाराजा रणजीत सिंह ने ही स्थापना करवाया था। इसका माने पर्यटक स्थल जो है इसका निर्माण करवाया था। स्वर्ण मंदिर के स्वर्ण छत का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अच्छा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में। जालियांवाला बाग वह किस व्यक्ति का संपत्ति था? कभी जली नामक व्यक्ति का, कभी जली नामक व्यक्ति का संपत्ति था। कोई दिक्कत है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या मकसद था, उद्देश्य क्या था? जालियांवाला बाग में आदमी इकट्ठा किस लिए हुए थे? तो सैफुद्दीन किचलू को छुड़वाने के लिए, जो कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था ना 1919 में। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था मार्च में। कब पारित हुआ था? मार्च में पारित हुआ था। शायद 5 मार्च की ऐसे ही कुछ मार्च में शुरू हुआ था रॉलेट एक्ट। कोई दिक्कत है? तो रॉलेट एक्ट में सैफुद्दीन किचलू ये सब व्यक्ति को पकड़ा गया था। इनको छुड़वाने के लिए जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, बातचीत चल रहा था, धरना प्रदर्शन करने के लिए। तभी उसने ओडायर ने इजाज़त दे दिया। किसने? जनरल ओडायर ने गोली चलाने का इजाज़त दिया और आर डायर ने गोली कोई दिक्कत है? तो जनरल ओडायर को उधम सिंह ने मारा था। जनरल ओडायर को उधम सिंह ने मारा था। कब? उधम सिंह ने 1940, ठीक है, 1940 में मारा था उधम सिंह ने। ठीक, कब? 1940 में। समझ में आया ना? यानी जनरल ओडायर को कहाँ? लंदन में जाकर मारा था उधम सिंह। टाइगर अभी जिंदा है। कोई दिक्कत है? आइए, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में। यानी जो जैन मंदिर कहेगा तो अजमेर राजस्थान में स्थित है। रंग जी मंदिर कहाँ स्थित है? शाह जी मंदिर कहाँ स्थित है? लक्ष्मी नारायण कहाँ मंदिर स्थित है? लक्ष्मी नारायण दिल्ली में है। अच्छा, द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा में। खिड़की मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। खिड़की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? पटना बिहार में। ठीक है, शेरशाही मस्जिद पटना बिहार में। परवेज शाह ने इसका निर्माण करवाया था, शेरशाही मस्जिद का। मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है? मक्का मस्जिद हैदराबाद में। मक्का मस्जिद अगर कहेगा कहाँ स्थित है भारत में, तो हैदराबाद में। कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। मक्का मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कोई दिक्कत है? बताइए, मुस्लिम लोग जब भी नमाज अदा करते हैं तो वह पश्चिम की ओर झुक कर अपना सर झुका कर ऐसे ऐसे नमाज अदा करते हैं। काहे कि पश्चिम की ओर करते हैं? बता जो मक्का मदीना पश्चिम में है। जो मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल है ना मक्का मदीना, कहाँ है? सऊदी अरब में। तो जो मक्का है वह भारत से पश्चिम दिशा में। किस दिशा में है? इसीलिए जब भी अपना नमाज अदायगी करते हैं वे लोग, तो हमेशा पश्चिम की ओर झुक कर ही नमाज का अदायगी करते हैं, नमाज अदा करते हैं। समझ में आ गया ना? पत्थर की मस्जिद कहाँ स्थित है?
पटना बिहार में, पत्थर मस्जिद पटना बिहार में। अब पत्थर मस्जिद एक और जगह है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है बाबू? आगरा में। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में, आगरा फोर्ट, ठीक है। जामा मस्जिद एक और कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये सब का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली फोर्ट में औरंगजेब ने करवाया था। हजरत बल मस्जिद का निर्माण श्रीनगर में हुआ है, ठीक। चरार ए शरीफ कहाँ स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। नाखुदा मस्जिद कोलकाता में। नाखुदा मस्जिद कहाँ स्थित है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। विक्टोरिया मेमोरियल बाबू कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, बहुत बढ़िया। केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया में 1336 ईस्वी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने खुद ही कहते हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को, खुद ही कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग घटना चक्र के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्त, घटना चक्र के जो साइंस है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए। किसके लिए बाबू? लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए। ओजोन, सुनिएगा, कथन है कि ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। देखो, दोनों कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं है। सही बात है कि ओजोन जो है जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है, और ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल के सबसे बाह्यतम परत में पाया जाता है ओजोन परत। ओजोन परत में छिद्र होने से क्या होता है कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें धरती पर जो आती हैं वह सीधा आ जाएगी, और जिससे स्किन कैंसर होने का खतरा होगा। खुद ही कहते हैं। चलिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? एलीथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है बाबू? एलीथ्रीन रसायन का प्रयोग किया जाता है। फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है फोटोसेल का। फायर जो अलार्म होता है ना, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? फोटोसेल का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड में से अग्निशामक में काम आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी बाबू? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है, आग को बुझाने के लिए। नहीं, फायर ब्रिगेडियर वाला जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करता है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। जब सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कहने का मतलब है बाबू NaHCO3 आप प्लस H2SO4 के रिएक्शन कराया जाता है ना, तब जाकर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होता है, यानी निर्माण होता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए क्या होता है ना दोस्त, हम लोग जब भी पेप्सी कोको कोला का बोतल खोलते हैं या थम्स अप का, तो देखिएगा खोलते समय अगर हिला के खोलिएगा ना तो फॉक से ऊपर पैर फेंकेगा। खुद ही कहते, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको आराम से बिना हिलाए खोलना चाहिए। और वह कौन सा स्टार्ट में निकलता है गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और उसको हिलाकर थोड़ा सा ठंडापन हो जाना चाहिए, तब पीना चाहिए, न कि ढार के तुरंत ढकेल लेना चाहिए। अब जो ढकार आता है ना, ढ से ढकेल लिया, ढ से ढकार छोड़िएगा, तो इसका कहने का मतलब पचवन नहीं हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगता है। खुद ही कहते। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है वह है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है ताकि आग वगैरह नहीं पकड़े। उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट का। पाइरेथ्रम, रोटिनोन तथा इफेड्रिन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पाइरेथ्रम का किसमें बाबू? तो मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में, यानी मच्छर नहीं काटेगा
उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरेथ्रम का। किसका? पायरेथ्रम का। मच्छर भगाने वाली दवाओं में किस रसायन का? एलीथ्रीन का प्रयोग किया जाता है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रीन प्राप्त होता है तो एक बीजीय पौधे से ये पायरेथ्रीन को प्राप्त किया जाता है। जो कि मच्छर जो कॉइल होता है ना, मच्छर कॉइल देखे हैं ना, मच्छर भगाने वाला नहीं, कॉइलवा दोस्त जरा देते हैं, मच्छरवा लगता है तो वो उसमें कौन सा? पायरेथ्रीन का उपयोग किया जाता है। किसका बाबू? पायरेथ्रीन का उपयोग किया जाता है। चूहे मारने का जौहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम यानी पोटेशियम साइनाइड का उपयोग चूहे विष के मारने में किया जाता है। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फास्फेट तथा जिंक फॉस्फाइड में से चूहा विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। और चूहा मारने का जौहर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम साइनाइड का। किसका बाबू? पोटेशियम साइनाइड का। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है चूहों के नियंत्रण करने के लिए। यानी रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है तो चूहे के नियंत्रण करने के लिए रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक, धूमक तथा चूहा नाशक के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट तथा ब्लीचिंग पाउडर में से शाकनाशक का उदाहरण कौन सा है? तो सोडियम क्लोरेट शाकनाशक है। बताइए समस्थानिक 6 से 14 संबंधित है तो जीवाश्म की आयु निर्धारण करने में। यानी कोई भी फॉसिल यानी जीवाश्म की अगर आयु निर्धारण करना होगा ना तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करते हैं। ठीक। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा स्ट्रोंशियम 90 में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 को। कोई भी जीव के जीवाश्म या फॉसिल के अध्ययन करने के लिए, जैसे कोई भी हड्डी कितना वर्ष का पुराना है, ठीक है, या कोई भी अस्थि हो गया, शंख हो गया, काष्ठ हो गया, ठीक है, ये सब का कितना वर्ष का पुराना है, लकड़ी वगैरह, इस सब में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है बाबू? पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल्स की आयु निर्धारण करने में किया जाता है। और चट्टानों की उम्र ज्ञात करने में रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किसका? रेडियोधर्मी का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु के मापन में यूरेनियम विधि का उपयोग किया जाता है। अभी बताए ना, यानी पृथ्वी के आयु निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम विधि का। अच्छा, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है तो 1000 kg CO2 के। एक कार्बन क्रेडिट कहने का मतलब है दोस्त, कार्बन क्रेडिट कहने का मतलब है कि कार्बन को व्यापार करने के लिए कार्बन क्रेडिट किया जाता है, यानी कार्बन खरीदा जाता है, कार्बन क्रेडिट खरीदा जाता है कंपनियों द्वारा। यह कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि आप 1 साल के अंदर एक अमाउंट फिक्स रहता है कि इतना से अधिक आप कार्बन उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब होता है, कार्बन ट्रेडिंग होता है। समझ में आ गया? तो कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है तो 1000 kg CO2 के समतुल्य, 1000 kg CO2 के समतुल्य। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच तथा क्रुक्स कांच में से वह जो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है वह होता है क्रुक्स कांच। कौन होता है? क्रुक्स कांच। पराबैंगनी किरणों का क्या कर सकता है? विच्छेदन कर सकता है। BRIT भारत सरकार कार्यरत है तो समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह जो यशद पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड। कौन सा होता है? जिंक ऑक्साइड। यशद पुष्प यानी फिलोसफर्स वूल कहलाता है कौन बाबू? जिंक ऑक्साइड। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? अमोनिया। जहाँ पर मूत्र विसर्जन होता है ना, शौचालय जो होता है वहाँ पर जाइएगा तो बहुत खराब बदबू आता है तो आदमी तुरंत भागता है, तो उससे एक्चुअली में अमोनिया निकलता है। क्या निकलता है? अमोनिया गैस निकलता है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण क्या है? अमीनो यौगिक। मृत मछली से
मर जाली सन जो मछलियाँ, यानी मरी हुई मछली से दुर्गंध आता है, सड़ी हुई मछली से दुर्गंध आने का कारण क्या है बाबू? तो अमीनो यौगिक, अमीनो यौगिक क्या होता है कि उस सबसे निकलता है और वहीं खूब खराब महकता, खूब माने बहुते दोस्त बहुत खराब महकता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आइए। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने, वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड के प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। ठीक। नीलाथोथा कवकनाशी होता है। नीलाथोथा क्या होता है बाबू? कवकनाशी होता है। इयोसिन क्या होता है? तो लाल स्याही, इयोसिन प्राप्त किया जाता है, लाल स्याही, इयोसिन से लाल स्याही। अच्छा, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा प्राप्त किया जाता है, यानी कृत्रिम वर्षा करना होगा तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करेंगे। जिंक फास्फाइड को रोडेंट नाशी होता है, यानी चूहा विष के रूप में, किसका? तो जिंक फास्फाइड का उपयोग। हर्न सिल्वर क्या है? तो सिल्वर AgCl, AgCl को हर्न सिल्वर कहते हैं। फिलास्फर ऊन किसको कहते हैं? जिंक ऑक्साइड, जिंक ZnO, जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? फिलास्फर ऊन, फिलास्फर ऊन कहते हैं, याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड को। अच्छा, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति तथा मंगल में से मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल तथा बृहस्पति, यानी मंगल तथा बृहस्पति के वायुमंडल में सबसे अधिक मीथेन गैस का भंडार है, मीथेन गैस का भंडार है मंगल तथा बृहस्पति के ग्रह के वायुमंडल में। ठीक है। लोहा में बाबू हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। सीसा संचायक बैटरी में कौन सी धातु पाई जाती है? तो सीसा। फोटोग्राफी में चांदी का प्रयोग किया जाता है। और तड़ित चालक में तांबा का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबा का। ठीक। अच्छा, एनाल्जेसिक क्या है? तो मार्फिन है। एनाल्जेसिक क्या है? मार्फिक है। किरोसिन तेल क्या है बाबू? तो सोडियम है, यानी सोडियम किरोसिन तेल, यानी किरोसिन तेल में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल हो तो एंटीसेप्टिक। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु का उदाहरण है। ठीक है। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। अच्छा, मैग्नीशियम का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। आतिशबाजी, पटाखा वगैरह में मैग्नीशियम का। यूरेनियम का परमाणु बम बनाने में। टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। और गैल्वेनीकरण में जिंक का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन में जिंक का प्रयोग किया जाता है, यानी लोहे के सतह पर जिंक का परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, यानी जस्तीकरण कहलाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का संकेत W होता है, कैपिटल W। और टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है? 76 की 74? बताइए, टंगस्टन के 74 होता है। कितना होता है? 74 होता है। रासायनिक दृष्टि से सुंदर है तब पर मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी सिंदूर क्या है बाबू? सिंदूर का क्या नाम है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, HGS नहीं, मर्क्यूरिक सल्फाइड कहलाता है। कौन सा? तो सिंदूर। पेट्रोल, बेंजीन तथा एल्कोहल में से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है, तो तीनों का, यानी पेट्रोल का भी, बेंजीन का भी तथा एल्कोहल का भी प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। लाल स्याही किससे बनाई जाती है बाबू? इयोसिन से। इयोसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। नीला, लाल, हरा तथा काला में से वह रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है वह होता है लाल रंग। कौन होता है बाबू? लाल रंग। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एसीटोन का प्रयोग नाखून पॉलिश
अपसारक में। एसीटोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाखून पॉलिश में किया जाता है। नाखून जो पॉलिश लड़की लोग करती है ना, औरत लोग, तो उसमें एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसीटोन का प्रयोग। अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CCl4। ठीक है, तो CCl4 का उपयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक में। अच्छा, घावों की मरहम पट्टी में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग घावों के मरहम पट्टी में किया जाता है। और घाव भरने में विटामिन C लाभदायक होता है, यानी विटामिन C जो है ना वह घाव को भरने में सहायक होता है। ठीक है, प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, केवलार क्या है बाबू? तो संश्लेषित रेशा है। केवलार क्या है? तो संश्लिष्ट रेशा है, यानी संश्लेषित रेशा है केवलार। टेक्सोल क्या है? तो कैंसर रोधी दवा है। टेक्सोल कह देगा तो कैंसर रोधी दवा है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर से कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होता है। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड रोडेंटनाशी होता है। और नाइट्रोसेल्यूलोज क्या होता है? तो विस्फोट के रूप में, यानी नाइट्रोसेल्यूलोज का उपयोग किस में किया जाता है बाबू? विस्फोटक के रूप में किया जाता है। और नाइट्रोग्लिसरॉल का भी प्रयोग किस में करते हैं? विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग माचिस में, पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग माचिस में। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस के तीली बनाने में। माचिस को जो तीली होता है ना उसका बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, देखिए एक और चीज़, पीला फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है। पीला फास्फोरस को जल में, सोडियम को हमेशा किरोसिन में रखा जाता है। पीला फास्फोरस आते ही वायुमंडल में जल उठेगा। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल में, कहाँ पर हम लोग थे? देखिए, पोटेशियम क्लोराइड माचिस तीली में, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में। शुष्क सेल में किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का। और परमाणु बम बनाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन और सोडियम में से माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। किसका? फास्फोरस का माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है, वह है श्वेत फास्फोरस। अभी बताया ना कि अगर वायु में रखिएगा या अंधेरे में रखिएगा तो वह जल उठेगा। वह कौन है? श्वेत फास्फोरस। इसीलिए उसको जल में रखा जाता है। उजला फास्फोरस को क्या करते हैं? कार्बन नैनो ट्यूब्स यानी CNTS, कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाती हैं। तो सुमियो आइजीमा ने इसका निर्माण किया था, कार्बन नैनो ट्यूब्स का। ठीक है, भारत में प्रमुख जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है बाबू? लक्षद्वीप एवं चेन्नई में। कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप एवं चेन्नई में। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है तो कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कोई दिक्कत? चलिए आंदोलन ने, अब देखिए दोस्त, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए, आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला। कौन आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सब जो आंदोलन था ना बाबू, ये सब आंदोलन ने महिलाओं को घर से 4 दीवारी से बाहर निकाला। ठीक है, बताइए होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने। होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था? 1916 ईस्वी में। कब? आप बाल गंगाधर तिलक को ही क्या कहते हैं? लोकमान्य तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक 1916 में कहाँ से? तब पुणे से। अब मद्रास से किसने बाबू? एनी बेसेंट ने। ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी किसने शुरू किया था? किसने स्थापित किया था? तब मदन मोहन मालवीय ने। नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में BHU का स्थापना किया था। खुद ही कहते, कोई डाउट?
1916 ईस्वी में ही पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का स्थापना किसने किया था? तेज बहादुर अस्प्रू। तेज बहादुर, देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर अस्प्रू। तेज बहादुर अस्प्रू, ठीक है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास। और कब किए थे बाबू? 1923 ईस्वी में, ठीक है। इसका स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में किए थे। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ कब से शुरू हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 से। पृथक निर्वाचन का शुरुआत कब से हुआ था बाबू? 1909 ईस्वी से। और 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के उपरांत। कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? 1916 में। कांग्रेस लीग कहने का मतलब है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों कब मिला था? लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट 1916 में। लखनऊ जो पैक्ट हुआ था ना, समझौता, लखनऊ जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता 1916 में किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने। बताइए, सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग कहा जाता है, कब पारित हुआ था? 1932 में। कब? 1932 में। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 1939 में। 1939 मुक्ति दिवस 1939 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। इस प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। सहायक संधि कब हुआ था? 1798 में। सहायक संधि कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ था? 1833 के अधिनियम से। 1833 के अधिनियम जो पारित हुआ था ना, इसके उपरांत का हुआ था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार का हो गया था, समाप्त हो गया था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना कब से हुआ बाबू? तो 1813 ईस्वी में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, मतलब कि खोला जाना अनिवार्य कहिए अनिवार्य नहीं कहिए, उसको कब से शुरू हो गया? 1813 के चार्टर अधिनियम से। 1813 के चार्टर अधिनियम से ही भारत में ईसाई पादरियों के धर्म प्रचार और आने की इजाज़त मिली थी, ठीक है। देखिए, काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही, ठीक है। वुड्स एंड डिस्पैच 1854 ईस्वी में किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। वुड एंड डिस्पैच नीति का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, कब पारित हुआ था? 1878 में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा ही शिशिर कुमार घोष द्वारा रचित कौन सा पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी भाषा में ट्रांसफर किया गया। किस भाषा से? तो बांग्ला भाषा में छपता था और उसको रातों रात अंग्रेजी भाषा में छापा गया। किसको? तो अमृत बाजार पत्रिका को। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। बहुत सुंदर। आइए, लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध तथा इल्बर्ट बिल विवाद में से सबसे पहले घटित हुआ था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, यानी जो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था ना, वह सबसे पहले हुआ था। कौन? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, खुद ही कहते। आइए, क्रिप्स योजना कब पारित हुआ था बाबू? 1942 में। क्रिप्स योजना। बेबेल योजना कब आया था? लॉर्ड बेबेल योजना 1944 में ना, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में, और 1944 में बेबेल योजना आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में, ठीक है। और माउंट बेटन योजना 1947 में। 1947 में। सुंदर। सुनिए, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, बेबेल ऑफर, बेबेल योजना और कैबिनेट मिशन, ये सब काल अनुक्रम सही है। आइए,
घटनाओं का सही काल क्या है बाबू? तो चंपारण आंदोलन 1917 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में, मोपला विद्रोह 1921 में, चौरा चौरी घटना 1922 में। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था बाबू? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी ऋण पैक्ट 1931 में। पूना पैक्ट 1932 में। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। श्री राजगोपालाचारी योजना सबसे पहले आया था, उसके बाद में बेबेल योजना आया था, कैबिनेट मिशन योजना आया था, तब लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया था। 4 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया तो राजगोपालाचारी ने। CR फार्मूला किसने बनाया था बाबू? राजगोपालाचारी ने। ठीक है। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से श्री राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला बनाया था। बेबेल योजना प्रस्तुत की गई थी 1945 में। बेबेल योजना कब? 1945 में। ठीक है। बेबेल योजना प्रकाशित की गई थी 1945 में। मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड के गठन किया था। मैकडोनाल्ड ने किसका गठन किया था बाबू? कम्युनल अवार्ड का। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव लाया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव 1942 में लाया था। लॉर्ड लिनलिथगो को कहते हैं। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जिसको कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। यह नीति किसने लाया था बाबू? डलहौजी ने। डायरकी ने क्या किया था? चेम्सफोर्ड ने डायरकी लाया था। डायरकी कानून किसने लाया था? डायरकी लागू किया था तो चेम्सफोर्ड ने। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही चौरी चौरा कांड, भारत खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। असहयोग आंदोलन नहीं 1920 में। कोई दिक्कत? आइए, वुड का घोषणा पत्र, वुड एंड डिस्पैच 1854 में बता दिए। हंटर आयोग का गठन 1917 में शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग ने 1917 में सैडलर आयोग। ठीक है। हंटर आयोग का गठन 1800 कुछ में हुआ था। ये तो हो गया। इंदु प्रकाश किससे संबंधित है बाबू? तो MG रानाडे से। इंदु प्रकाश किससे संबंधित है? MG रानाडे से। इंडियन मिरर के लेखक कौन है? इंडियन मिरर के लेखक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक कौन है? फिरोज शाह मेहता। नेटिव ओपिनियन के लेखक कौन है? BN मांडलिक। नेटिव ओपिनियन के BN मांडलिक है। बहुत सुंदर। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। कोल विद्रोह 1831 में। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में। संस्थाल विद्रोह झारखंड में। खासी विद्रोह मेघालय, गारो खासी जयंतिया 1829 में। अहोम विद्रोह असम में। कहाँ पर? 1828 में। 1828 में बाबू अहोम विद्रोह हुआ था असम में। कहाँ पर? असम में। खासी 1829 में। 1828 में ही ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। कहाँ पर बाबू? तो नदिया जिला। कहाँ पर? हुगली, पश्चिम बंगाल में। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? कौन जिला? तो हुगली जिला ना। अच्छा जी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में मृत्यु हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा रचित 3 पुस्तक, ब्रह्म क्रॉनिकल किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में। ये मिरातुल अखबार किस भाषा में? फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक। खासी विद्रोह 1829 में। अहोम विद्रोह 1828 में। कोल विद्रोह 1831 में। और संस्थाल विद्रोह 1855 में। कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब पारित हुआ था बाबू? तो 31 दिसंबर 1929 को। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को।
पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसी दिन पहली बार झंडा को फहराया गया था नर्मदा नदी के किनारे तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। दांडी मार्च कब हुआ था बाबू? 12 मार्च 1930 को। कंप्लीट कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? सितंबर 1931 को, सितंबर 1931 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को, द्वितीय 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, 1932 में। एनी बेसेंट होम रूल शासन से जुड़ी हैं। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में। इसका नेतृत्व मद्रास से किसने किया था? एनी बेसेंट ने। चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित है बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे रहा है, गलती है ना, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, महात्मा गांधी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका अध्यक्षता भी कांग्रेस का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। सही कालानुक्रम क्या है? तो CR फार्मूला, गांधी CR फार्मूला सबसे पहले आया था, जो कि राजगोपालाचारी ने दिया था। फिर गांधी जिन्ना बातचीत हुआ था, फिर विवेल योजना 1945 में, और फिर कैबिनेट मिशन 1946 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था बाबू? 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन कब हुआ था? 1937 में। यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। बताइए, हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के किस नाम से जानते हैं? महामना के नाम से। स्वराज्य पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन हुआ था, माने स्वराज्य पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। कब? 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब किए थे? 1905 में। और 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष तो गोपाल कृष्ण गोखले, GP गोखले। खुद ही कहते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नरम दल के नेता थे। खुद ही कहते जी। गदर पार्टी के स्थापना किसने किया था? 1913 में। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका ना। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां। या प्रथम ऐसे विदेशी नागरिक थे जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, इसी को सीमांत खुदाई खिदमतगार के लेखक क्या किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां ही खुदाई खिदमतगार के लेखक हैं। अच्छा, और क्या? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाना जाता है। खुद ही कहते इंडियन नेशनल आर्मी के गठन किसने किया था बाबू? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी के गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में ही लिंगराज का मंदिर है। लिंगराज का मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है। चावल अनुसंधान के राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। फिलीपींस और ताइवान के बीच में कौन सा जल संधि है? तो लुजोन जल संधि। कौन जल संधि? लुजोन जल संधि। बहुत शुक्रिया दोस्त। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार राज्य से। किस राज्य से? बिहार राज्य से। मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बताइए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1928। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? जल्दी से बताइए। खुद ही कहते मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। बताइए, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कहाँ थे बाबू?
चलिए, चौरा चौरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 को। 12 मार्च को शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट उपबंध कराता है तो अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम। यानी पूछेगा कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1929 में। 1929 में, ठीक है। यह क्या था बाबू? तो अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक था। आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बताइए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था ना, यह किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मिंटो से। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या था? तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। इसमें द्विशासन पद्धति आरंभ हुआ था। द्विशासन पद्धति स्टार्ट किस में हुआ था बाबू? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले 1930 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। सत्याग्रह आंदोलन एक तरफ सक्रिय व्यक्ति बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए, बार बार दे रहा है। चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित है बाबू? राजेंद्र प्रसाद। अहमदाबाद मिल श्रमिक से अनसुईया बेन का संबंध अहमदाबाद मिल श्रमिक से है, ठीक है। खेड़ा आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बहुत बढ़िया दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब करेंट हम पढ़ा दे रहे हैं दोस्त, ठीक है। आप करेंट आज के तसल्ली से सुनिएगा। चलिए दोस्त, करेंट का अब स्टार्ट कर रहे हैं, शुभारंभ देखिएगा। हाल ही में 2 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दफरा का उद्घाटन कहाँ हुआ है बाबू? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। कोई दिक्कत है? अल दफरा में किसका उद्घाटन हुआ है बाबू? तो दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र। इसकी क्षमता कितना है? तो 2 गीगावाट है। 2 गीगावाट है, ठीक। कोप 28 का आयोजन कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। कोप 28 का आयोजन वहीं पर होगा। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में होगा। कोप फर्स्ट यानी कोप पहला का आयोजन कहाँ हुआ था बाबू? जर्मनी के बर्लिन में। आप कोप का मतलब जानते हो? COP होता है। कोप कहने का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। UNFCCC जो होता है ना, इस संगठन का जितने भी सदस्य देश हैं उसके समूह को कहते हैं कोप। समझ में आ गया? कोप 27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। मिस्र में कोप 27 का आयोजन हुआ था। कोप 28 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में अग्नि पहल को केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने प्रारंभ किया है। हाल ही में अग्नि पहल को किसने शुरुआत किया है बाबू? पहल का शुरुआत आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने प्रारंभ किया है। अग्नि का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल, ठीक है। यह आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ है। किस मंत्रालय द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। आयुष मंत्रालय के हेड कौन है बाबू? मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनेवाल। हाल ही में दुर्लभ धातु टैंटनम की खोज पंजाब में हुई है। कहाँ हुई है बाबू? पंजाब में। इसकी खोज IIT रोपण ने किया है। IIT रोपण ने टैंटनम धातु की खोज किया गया है। यह एक दुर्लभ धातु है। कैसी धातु है? दुर्लभ धातु है। इसका 12 गो सोचिए धातु के बराबर इसका मूल्य है। कहने का मतलब है कि 12 दुर्लभ धातुओं में एक है। 12 धातुओं में एक ऐसा दुर्लभ धातु है। टैंटलम की परमाणु संख्या 73 है। कितना है बाबू? 73 है। इसे TA कैपिटल TA से सूचित किया जाता है टैंटलम को, ठीक है। वैनेडियम धातु हाल ही में कहाँ पर मिला है बाबू? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। लिथियम धातु जम्मू कश्मीर में मिला है। लिथियम धातु जम्मू कश्मीर में मिला है। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार
नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुजीत राय को। किसको? डॉक्टर सुजीत राय को। नासा की स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। भारत में डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को। बार्क की स्थापना कब हुआ था? 3 जनवरी 1954 को। बार्क की स्थापना कब हुआ था? 3 जनवरी 1954 को। बहुत बढ़िया। देखिए, हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार डॉक्टर सुजीत राय को मिला है। ये ब्रेन एलाइन संस्था के मालिक हैं। पेरुमल मुरुगन को तमिल भाषा में फायर बर्ड बुक के लिए जेसीबी अवार्ड मिला है। पेरुमल मुरुगन को तमिल भाषा में, किस भाषा में बाबू? तमिल भाषा में फायर बर्ड बुक पुस्तक के लिए जेसीबी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जेसीबी अवार्ड पहला भी सुने हैं। कुछ दिन में साइकिलो अवार्ड मिलेगा दोस्त, कुछ दिन में मोटरसाइकिलो अवार्ड मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, जेसीबी अवार्ड भी याद रखिए कि तमिल भाषा में पेरुमल मुरुगन के मिलल बा। ठीक है। हाल ही में केरल राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की केस स्टडीज सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने वाला 41वां स्थान शांति निकेतन का है। किसका है बाबू? शांति निकेतन का। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने वाला 41वां स्थान कौन है? शांति निकेतन। अब 42वां स्थान कह देगा तो होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक। होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक है। हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला शीतल महाजन हो गई है। यह हेलीकॉप्टर से सोचिए कि 21,500 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई है। कौन है? शीतल महाजन। वाकई में धरती पर वीर है नहीं? यानी सोचिए कि 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला शीतल महाजन है। शीतल महाजन। ठीक है। एशियन गेम्स में सिल्वर अवार्ड जीतने वाले गोल्फ में पहली महिला कौन है? अदिति अशोक। अदिति सिल्वर मेडल जीती है एशियाई खेल में। अब पूछतेगा कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से। किससे? नहीं, राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। अब बताइए आप लोग कमेंट में कि गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होता है? आप लोग कमेंट में रिप्लाई देते जाइए सारा क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन पूछे हैं कि गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित वैक्लेव हैवेल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला है। सलमान रुश्दी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। किसने? हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट बीरबल, चैटबॉट का नाम क्या है? बीरबल का लॉन्च किसने किया है बाबू? तो चंडीगढ़ ने बनाया है। बार्ड को गूगल ने लॉन्च किया है। बार्ड को चैटबॉट है बार्ड, जिसको कि क्या किसने? गूगल ने लॉन्च किया है। जल दोस्त एक एयरबोट है, इसका उपयोग किसने किया है? तो बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। यह झीलों के अंदर खरपतवार को निकालने का काम करेगा। कौन है? तो जल दोस्त। चैट GPT क्या है बाबू? तो ओपन AI कंपनी ने लॉन्च किया है चैट GPT को। लीसा क्या है? तो पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। कौन? लीसा। गीगा GPT क्या है? तो रूस ने लॉन्च किया है। गीगा GPT को किसने लॉन्च किया है? GPT को रूस ने लॉन्च किया है। हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शुरुआत कैचिंग डस्ट फिल्म से हुई है। कैचिंग डस्ट फिल्म से हुई है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन नंबर के हुआ है बाबू? कौन क्रम का? तो 54वां क्रम का हुआ है हाल ही में। किस क्रम का? 54वां क्रम का। कहाँ पर? तो गोवा के श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। गोवा के श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। उद्घाटनकर्ता कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। और क्लोजिंग फिल्म कौन है, यानी किस फिल्म से अंत होगा? तो द फेदर बेट से, अमेरिकन फिल्म है। IIFF द्वारा 2 पुरस्कार दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया और विशेष मान्यता पुरस्कार माधुरी दीक्षित को दिया गया।
हाल ही में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को यूएनओ लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? यूएनओ लेखा परीक्षक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको बाबू? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। आज CAG कौन है? तो कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल होता है CAG का फुल फॉर्म। और CAG किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 148 में। किस में? अनुच्छेद 148 में। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, इतना ही पर हम क्यूज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्यूज आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्यूज अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब कर दे दोस्त। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग फैलाएं, पूरे बिहार में तहलका मचा दे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। देखते हैं कि क्यूज को 1200, 1500, 2000, 2500 आदमी देख लिए हैं, 3000 तक, लेकिन लाइक बटन 100 गो। वही हाल समियाना में भीड़ बा, आ पता चलल कि छिपा में 100 रुपये आइल बा चंदा में। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा सा चंदा पर भी ध्यान दीजिए। यही मेरा आप लोग का सपोर्ट है भाई का। लाइक बटन ज़रूर दबाएं और शेयर वीडियो को ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।